स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने इसके पहले जो टॉपिक में आपको संसाधन नियोजन और उसके संरक्षण के बारे में बताया, आज मैं आपको इसके आगे का टॉपिक मृदा संसाधन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मृदा संसाधन जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जिस तरह से भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है, ठीक उसी तरह से मृदा संसाधन भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इस टॉपिक के अंदर आपको मृदा के बनने की प्रक्रिया और उसके बनने में सहायक तत्व जो होते हैं, कौन कौन से सहायक तत्व होते हैं, उसके बारे में बताएगा। और किस तरह से भारत के अंदर मृदाओं को बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है, उसके बारे में बताएगा। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। हो रहा है कि मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा जो है, मिट्टी जो है, ये एक नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होती है, और ये नवीकरण है यानी पुनः तैयार किया हो सकता है। ये पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। इसके अलावा पौधे के विकास में भी मिट्टी का बहुत ज़्यादा महत्व इम्पोर्टेंस है। और जो जीव होते हैं वो लोग इन पौधों से जो है पोषण जो है वो प्राप्त करते हैं। मोरा है कि मृदा एक जीवंत तंत्र है जो कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मृदा के कुछ परत, जैसे मृदा बनने में 3-4 परत होती हैं, कम से कम 4 परतें होती हैं, जिसके बाद मृदा का निर्माण होता है। यहाँ पे नीचे आपका फोटो में दिया भी है, यहाँ पे देखिए 4 परत दिखा रहा है आपका। यहाँ पे सबसे निचला परत को हम लोग अपक्षय रहित आधारित चट्टानें कहते हैं, जहाँ पर चट्टानें होती हैं, जहाँ पे मिट्टी का निर्माण का सबसे पहला परत होता है। दूसरा आपका अर्धस्तरीय अपेक्षीय आधारित चट्टानें। तीसरा है आपका उपमृदा अपक्षीय चट्टानें, जो कि बालू गाद जिसे सिल्ट कहते हैं, या मृत्तिका जिसे महीन कण बोलते हैं, उससे बनता है। और सबसे ऊपरी जो परत होती है उसे हम लोग ऊपरी संस्तर की मृदा कहते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि कुछ सेंटीमीटर जो मिट्टी का जो बनावट होता है उसको बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, अब देखिए इसमें बता रहा है आपका कि मिट्टी के बनने में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के तहत मिट्टी का निर्माण होता है। तो वो है आपका उच्चावच, जनक सेल बता रहे हैं यहाँ पे, या संस्तर सेल के बारे में बता रहा है, जलवायु बता रहा है आपका, वनस्पति और दूसरे जैव पदार्थ जो होते हैं, ठीक है। और एक आपको बता रहा है इसमें समय, ठीक है। तो मिट्टी के बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से चीज़ जो होते हैं वो सहायक होते हैं, जिसके कारण मिट्टी का बनावट होता है। तो उसमें आपका उच्चावच, जनक सेल या संस्तर सेल हो गया, आपका जलवायु हो गया, वनस्पति हो गए, जैव पदार्थ हो गए, और समय। ये मुख्य कारक माने जाते हैं जिससे मिट्टी की बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी व अपघटन क्रियाएं, अपरदन क्रियाएं जो होती है, उससे भी मिट्टी जो होती है उसका निर्माण होता है। तो मिट्टी के बनने की प्रक्रिया में इसको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है ये, कि कौन कौन से ऐसे चीज़ होते हैं जो मिट्टी के बनने में सहायक होते हैं। तो उच्चावच, जनक सेल, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, समय। इसके अलावा पवन, जल की क्रिया, तापमान परिवर्तन, अपघटन क्रियाएं, हिम नदी आदि। बुरा है कि मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मिट्टी के अंदर जो रासायनिक और जो जैविक परिवर्तन होते हैं उससे भी मिट्टी का निर्माण जो होता है वो प्रभावित होता है। बुरा है कि मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मिट्टी का निर्माण, इसके पहले भी आप जैव पदार्थ और अजैव पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मिट्टी के निर्माण में जैव पदार्थ और अजैव पदार्थ ये दोनों भी सहायक होते हैं। तो मैंने आपको मिट्टी के
जो मृदा संसाधन के बारे में बताया कि मृदा संसाधन एक ऐसा संसाधन, एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका निर्माण जो है वो जिसके निर्माण में कई लाख वर्ष लग जाते हैं। कुछ सेंटीमीटर मिट्टी के बनने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। और मिट्टी के बनने की प्रक्रिया होती है, उसमें कई सारे चीज़ जो होते हैं वो शामिल होते हैं, जैसे आपका जनक सेल हो गया, संस्तर सेल, उच्चावच हो गया, जलवायु हो गया, तापमान परिवर्तन, अपघटन प्रक्रियाएं, ठीक है। इसके अलावा जैव और अजैव पदार्थ के भी कारण जो है मिट्टी का निर्माण होता है। बोल रहा है कि मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। तो पहला आपका रंग, दूसरा गहराई, तीसरा गठन, चौथा आयु, पांचवा रासायनिक और भौतिक गुण, ठीक है। तो मिट्टी के प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले जो प्रमुख तत्व होते हैं, जिसके आधार पर भारत में मिट्टी के जो मृदाएं हैं उनको अलग अलग भागों में रखा गया है, वो कौन कौन से हैं। तो वो होते हैं आपके, यानी आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भारत में पाई जाने वाली जो मिट्टी है उनके बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो आपका रंग, गहराई, गठन के आधार पर, गहराई के आधार पर, रंग के आधार पर, आयु के आधार पर, या मिट्टी के रासायनिक और भौतिक गुण के आधार पर मिट्टी को अलग अलग भागों में रखा गया है। चलिए, सबसे पहले मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृति, जलवायु, वनस्पति पाई जाती है। जैसा कि आप ज्योग्राफी के लेसन में पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत के जो विशाल क्षेत्र है वहाँ पर आपको कई सारी भू आकृतियाँ, जलवायु, अलग अलग तरह की जलवायु या वनस्पति जो है वो दिखाई देती है। इसके आधार पर, इसके कारण अनेक प्रकार की मृदाएं जो है वो भी विकसित होती है। सबसे पहला आपका जलोढ़ मृदा बता रहा है कि ये मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है। सबसे ज़्यादा अगर कोई मिट्टी फैली हुई है तो वह है आपका जलोढ़ मृदा, और ये देश की महत्वपूर्ण मृदा मानी जाती है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। अगर हम लोग वास्तविक रूप से देखें तो जो संपूर्ण उत्तर भारत है उसका निर्माण जो है वो संपूर्ण उत्तर भारत के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई मिट्टी अगर नजर आए दिखाई देगी तो है जलोढ़ मृदा। बोरा की ये मृदाएं हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी हुई है। अगर आप उत्तर भारत के विशाल मैदान को आप देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको जलोढ़ मृदा जो है वो दिखाई देगी, ठीक है। और इन मृदाओं का जो इन क्षेत्र का जो निर्माण है वो 3 नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से होता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। बोरा के एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। इसके अलावा एक संकरे, एक कंजेस्टेड गलियारा है जिसके माध्यम से ये मृदाएं जो है उत्तर भारत से निकलकर, उत्तर भारत से होकर राजस्थान या गुजरात तक ये मृदाएं जो है वो फैली हुई है, पूर्ण रूप से फैली हुई है। इसके अलावा पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे में भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। तो मैंने जलोढ़ मृदा के बारे में बताया कि सबसे अगर विशाल क्षेत्र पर देखा जाए तो आपका जलोढ़ मृदा जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। ये मृदा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा मानी जाती है देश का। और अगर हम लोग उत्तरी क्षेत्र को देखें या उत्तरी मैदान को देखें तो उसमें ज़्यादातर आपका जलोढ़ मृदा जो है वो आपका पाया जाता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण जो होता है वो 3 प्रमुख नदियों के निक्षेपों से होता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। एक और लाइन इसमें इम्पोर्टेंट बता रहा है कि ये मृदा जो है गुजरात और राजस्थान तक फैली हुई है, ठीक है। इसके अलावा पूर्वी तटीय मैदान खासकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं वहाँ पे भी जलोढ़ मृदा जो है वो पाई जाती है। बोरा के जलोढ़ मृदा में रेत
सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। ये आपको बता रहा है, सिल्ट के बारे में आपको पहले भी बताया, गाद जिसे कहते हैं, ठीक है, मृत्तिका जिसे महीन कण कहते हैं, और रेत तो आपको समझ में आ ही रहा है। ये तीनों चीज़ जो है वो जलोढ़ मृदा में पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, देखिए यहाँ पे लाइन क्या बोल रहा है, जैसे ही हम नदी का मुहाना जो होता है, नदी का मुंह जो होता है, उससे हम लोग घाटी के ऊपर की ओर यानी उसके ऊपरी हिस्सों की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। यानी नदी के मुहाने पे मृदा का कण जो होगा वो महीन होगा, और जैसे जैसे हम लोग घाटी के ऊपर की ओर जाएंगे, मिट्टी का कण जो होगा वो मोटा होता चला जाएगा। यहाँ पे आपका मानचित्र में दिया हुआ है कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है, और जब हम लोग नदी घाटी के ऊपरी भाग में जाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि मिट्टी का जो मृदा का जो कण जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है। ऐसी मृदाएं पर्वतों के तलछटी पर बने मैदान जैसे द्वार, चौ क्षेत्र और तराई में आमतौर पे पाई जाती है। और इस तरह के मोटे कण वाले जो मिट्टी जो होते हैं, जो नदी घाटी के ऊपरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इस तरह के मोटे कण वाले मिट्टी जो होते हैं वो 3 जगह पाए जाते हैं। पहला द्वार, दूसरा चौ क्षेत्र और तीसरा तराई क्षेत्र, ठीक है। इन क्षेत्रों में इस तरह के मोटे कणों वाले जो मिट्टी होती है वो पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है आपको कणों के आकार पे, कण के जो आकार होते हैं छोटे और बड़े बड़े, उसके आधार पे भी हम लोग उसकी आयु का पता कर सकते हैं, मिट्टी की आयु के पता कर सकते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक पुरानी जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं, और दूसरा नया जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं। बुरा कि बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर हम लोग पुरानी जलोढ़ में देखेंगे तो उसमें आपको कंकड़ ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। उसमें पानी सोखने की क्षमता जो होती है वो कम होती है, जबकि खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जबकि अगर आप नए जलोढ़ में देखेंगे तो वहाँ पर कण जो मिट्टी के जो कण होते हैं वो थोड़ा महीन होते हैं, और उसमें पानी सोखने की क्षमता जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो आयु के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में। एक को हम लोग बांगर कहते हैं और दूसरे को हम लोग खादर कहते हैं। बांगर जिसमें महीन मोटे कण होते हैं, जबकि खादर जिसमें महीन कण होते हैं। चलिए, जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, ठीक है, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। तो जलोढ़ मृदाएं इसलिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें आपको पोटास, फास्फोरस या चूना जो होता है वो इस मिट्टी के अंदर सम्मिलित होता है, शामिल होता है। और ये जो होते हैं, ये मिट्टी जो होते हैं वो गेहूं के लिए, गन्ने के लिए, चावल के लिए और दूसरे दलहन फसल जो होते हैं, दाल की जो फसलें होती है उनके लिए उपयुक्त मानी जाती है। बोरा के अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती जो होती है जो है वो की जाती है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इसकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। बोल रहा है कि और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है, क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी होती है इसलिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। सूखे क्षेत्र की जो मृदाएं होती है जहाँ पे बारिश कम होती है, जैसे आपका इसके पहले भी मैंने आपको राजस्थान या गुजरात का जिक्र किया था जहाँ पे उतना ज़्यादा बारिश नहीं होती है और वहाँ पे जलोढ़ मृदा होती है, तो ऐसे क्षेत्रों पे हम लोग पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हम लोग उचित सिंचाई व्यवस्था को अपनाकर हम लोग उस मिट्टी से या उस मृदा पे भी जो उत्पादन जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज के टॉपिक में
आज का टॉपिक मैंने आपको जो है मृदा संसाधन के बारे में बताया कि मृदा संसाधन जो होता है एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है, और मैंने इन 4 परतों का जिक्र किया है। इसके अंदर मिट्टी के निर्माण के बारे में बता रहा है, परिच्छेदिका जिसे कहा जाता है मृदा प्रच्छेदिका, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कुछ सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, और विभिन्न मिट्टी के बनने की प्रक्रियाओं में भिन्न जो चीज़ होते हैं जो प्रभावित करते हैं, जैसे आपका तापमान हो गया, रासायनिक और जैविक परिवर्तन हो गए, इसके अलावा पवन हो गए, इसके अलावा आपका बहते जल हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको सेल के बारे में बताया, जनक सेल जो होते हैं या संस्तर सेल जो होते हैं वो भी मिट्टी के बनने की प्रक्रियाओं को पूरी करती है, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो मिट्टी की प्रक्रिया को बनने में मिट्टी की प्रक्रिया को बनने में निर्धारित करते हैं, तो वो प्रमुख तत्व जो होंगे जो इसको निर्धारित करते हैं, इसकी प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं, वह है रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुण आदि, ठीक है। इसके अलावा वो रहा आपका कि उच्चावच, भू आकृति, जलवायु, वनस्पति आदि के आधार पर मिट्टी को अलग अलग भागों, अलग अलग उसमें प्रकार में बांटा गया है। जो लूढ़ मृदा के बारे में बता रहा है आपका, तो मैंने आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण मृदा है जो लूढ़ मृदा है आपका, ठीक है। और अगर हम देखें तो पूरे उत्तर भारत के अंदर ये मिट्टी जो है ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि नदी के मुहाने के ऊपरी और जब आप जाएंगे घाटी की ओर, तो मिट्टी का कण जो होता है वो मोटा होता चला जाता है, और चौ क्षेत्र और आपका तराई क्षेत्र, चौ क्षेत्र और आपका जो द्वार है जहाँ पे मोटे कण वाली मिट्टी जो है, मृदाएं जो है वो पाई जाती है। आयु के आधार पे मैंने आपको बताया खादर और बांगर के बारे में, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो लूढ़ मिट्टी जो है वो किन किन फसलों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है, तो गन्ना, गेहूँ, चावल, दलहन फसल आदि, क्योंकि इसमें फास्फोरस, पोटास और चूना की मात्रा जो होती है वो पाई जाती है, ठीक है। चलिए, अब आ रहा है आपका दूसरा टॉपिक। आ रहा है आपका काली मृदा। चलिए, आज इतना ही रहने दीजिए, एक टॉपिक अब कल पढ़ा जाएगा काली मृदा, ठीक है। कल आगे आपका काली मृदा पढ़ाएंगे, अब ज़्यादा बाकी नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।